विक्रम एक कुशल मूर्तिकार अपनी छोटी सी दुकान में अपनी बनाई हुई सुंदर मूर्तियों को बड़े प्यार से व्यवस्थित कर रहा था। उसकी दुकान किसी कला प्रदर्शनी से कम नहीं थी, जहां पत्थर की आत्मा जीवंत हो उठती थी। हर मूर्ति, चाहे वो नन्ही गौरिया हो या विशाल हाथी, विक्रम की लगन और कला का बेजोड़ नमूना थी। धूप की सुनहरी किरणें जब मूर्तियों पर पड़ती तो वे और भी चमचमा उठती, मानो अभी बोल पड़ेंगी। तभी एक ग्राहक ने दुकान में कदम रखा। उसकी आंखें मूर्तियों को देखकर चमक उठीं। अरे वाह 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 विक्रम, मूर्तियां तो बड़ी सुंदर बनाई हैं भाई तुमने, मानना पड़ेगा। वाह, ग्राहक की आवाज में सच्ची प्रशंसा थी। विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। अरे साहब, यही तो हमारा काम है। इन मूर्तियों को बड़ी लगन और मेहनत से बनाता हूँ। कहिए, कौन सी मूर्ति आपको पसंद आई? उसकी आवाज में विनय और अपने काम पर गर्व का भाव था। ग्राहक ने एक हाथी की मूर्ति की ओर इशारा किया। ये हाथी वाली मूर्ति मुझे बड़ी पसंद आई। वाह भाई वाह, क्या सुंदर नक्काशी की है, मानना पड़ेगा। चलो बताओ, इसके कितने पैसे लोगे भाई? यह तो 10 मुद्रा की है साहब, विक्रम ने शांति से कहा। क्या 10 मुद्रा? अरे भाई, यह तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो। ग्राहक थोड़ा असहज हुआ। विक्रम ने सिर हिलाया। साहब, पैसा तो कम नहीं होगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जो उसके काम के प्रति उसके सम्मान को दर्शाती थी। अरे नहीं होगा? ठीक है भाई, यह बताओ, यह वाली मूर्ति कितने की है? यह वाली? ग्राहक ने दूसरी मूर्ति की ओर देखा। ये तो 14 मुद्रा की है साहब। विक्रम के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आई। उसने सोचा, यह ग्राहक तो पक्का व्यापारी है, इसे ऐसे आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा सुनिए साहब, एक काम करते हैं, मैं आपको ये दोनों मूर्तियां 21 मुद्राओं में दे दूंगा। बोलिए, मंजूर है। ग्राहक की आंखें फैल गईं। जहां वह 10 मुद्रा खर्च करने में हिचकिचा रहा था, वहां अब उसे 2 सुंदर मूर्तियां 21 में मिल रही थी। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराना मुश्किल था। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मंजूर है। लो भैया, सौदा तय रहा। बढ़िया सौदा हो गया। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। सौदा तय हो गया और विक्रम के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। ग्राहक ने विक्रम की पीठ थपथपाई। मानना पड़ेगा भाई, तुम मूर्ति बनाने के साथ साथ पक्के व्यापारी भी हो। अब जहां मैं 10 मुद्राएं खर्च करने में संकोच कर रहा था, वहां तुमने मुझसे 21 मुद्राएं निकलवा ली। वाह भाई वाह। अरे साहब, आप जैसे सेठ के चलते ही तो हम जैसे गरीबों की रोजी रोटी चलती है। आपका तो इतना बड़ा जहाज बनाने का व्यापार है मालिक। आपके लिए भला 21 स्वर्ण मुद्रा कौन सी बड़ी बात है? विक्रम ने चालाकी से जवाब दिया। वैसे व्यापार से याद आया, तुम्हारे गांव में इस बार मैंने सबसे बड़ी नाव बना कर दी है। पूरे 1755 मुद्रा लगे उसको बनाने में। बाप रे, 1755 मुद्रा! इतनी मोहर किसके पास है सेठ जी? विक्रम की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अरे, गांव का मुखिया और कौन? उसने मुझसे एक बहुत बड़ा जहाज बनाने को कहा। मैंने कहा कि भैया, इतने बड़े जहाज को बनाने में 1755 मोहरें लगेंगी। उसने एक बार में 1500 मोहर दे दी और बोला कि बाकी के 255 मोहर कल देगा, और जहाज को अपने साथ ले गया और अपने घर के पास वाली नदी में बांध दिया उसने। ग्राहक ने गर्व से बताया। वाह वाह, मानना पड़ेगा, मुखिया बाबू बड़े धनवान है। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ भाई, सो तो है। चलो, अब मैं चलता हूँ। जी मालिक जी, दोबारा आइएगा। राम राम। हाँ हाँ, राम राम, आऊंगा आऊंगा। ग्राहक चला गया। विक्रम मुस्कुराता रहा।
उसकी आंखों में एक चतुर व्यापारी की चमक थी, जिसने अपने काम और व्यापार दोनों में महारत हासिल कर ली थी। उसने अपनी मुद्राएं गिननी शुरू की। 330, 321, 332 और 333। आहा, चलो, इस महीने पूरे 333 मुद्राओं की कमाई तो हो गई। वाह 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 वाह। इस महीने और नए औजार खरीदूंगा, जिससे कि मेरी मूर्तियां और अच्छी बनेंगी। तभी अचानक गांव का मुखिया दुकान की ओर आता दिखा। मुखिया को देखते ही विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसकी मुस्कान गायब हो गई और एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। वह जानता था कि मुखिया का आना कभी शुभ नहीं होता। मुखिया की भारी भरकम चाल और रौबदार चेहरा देखकर विक्रम के मन में एक अजीब सी आशंका हुई। उसने तुरंत अपनी मुद्राएं समेट ली और छिपाने की कोशिश की, पर मुखिया की पैनी नजर से कुछ नहीं बचता था। अरे मुखिया जी, आइए आइए। विक्रम ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाई। हाँ हाँ, और क्यों भाई, कैसे हो विक्रम? मुखिया की आवाज में थोड़ा बनावटीपन था। हम तो ठीक है मुखिया जी, आप कैसे हैं? विक्रम ने संभलकर जवाब दिया। मैं तो ठीक हूँ। यह बताओ कि तुम मुद्राएं गिन रहे थे ना? ना मुखिया जी। कहाँ, कौन सी मुद्राएं? ऐसा नहीं है। मुखिया हंसा, एक ऐसी हंसी जो विक्रम को चुभ गई। ऐसा ही है। मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम्हारे पास इस महीने 333 मुद्राओं की कमाई हुई है। बोलो, हुई है ना? हुई है ना? बोलो बोलो बोलो। मुखिया की आंखों में लालच चमक रहा था। विक्रम की आवाज में हताशा थी। वह जानता था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। मुखिया की उपस्थिति से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हाँ हाँ मुखिया जी, हुई है। हाँ तो बस भैया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और इस गरीब गांव का भला करते रहो। अब तुम्हें तो पता है कि यहाँ का आम नागरिक महीने के सिर्फ 30 से 40 मुद्राएं ही आमदनी कर पाता है। मुखिया ने एक लंबा भाषण शुरू कर दिया, जिसका अंत विक्रम को पता था। जी मुखिया जी। विक्रम ने धैर्य से सुना। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस महीने हमें एक तालाब खोदना है। उसके लिए पूरे 255 मुद्राओं की जरूरत है। अब भैया, तुम्हारे पास तो 333 है। ये पैसे तो तुम्हें ही देने होंगे भाई। मुखिया ने बिना किसी झिझक के अपना हुक्म सुनाया। है 255 मुद्राएं? बाप रे, 1755 मुद्रा। इतनी मोहर किसके पास है? सेठ जी। विक्रम के दिमाग में सेठ की बात घूम गई। अरे गांव का मुखिया और कौन? उसने मुझसे एक बहुत बड़ा जहाज बनाने को कहा। मैंने कहा कि भैया, इतने बड़े जहाज को बनाने में 1755 मोहरें लगेंगी। उसने एक बार में 1500 मोहर दे दी और बोला कि बाकी के 255 मोहर कल देगा। विक्रम ने तुरंत हिसाब लगाया। अच्छा, तो मुखिया को जहाज व्यापारी को 255 मुद्राएं देनी है, इसीलिए यह मेरे पास 255 मुद्राएं ही लेने आया है। क्रोध और निराशा के भाव उसके चेहरे पर उभर आए। अरे क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी, हम काहे इतना सारा पैसा आपको देंगे? विक्रम ने हिम्मत जुटाई। अरे क्या? क्यों? क्या क्यों कर रहा है तू? अरे भाई, तुम इस गांव के नागरिक हो कि नहीं हो? बताओ साफ साफ। बोलो। मुखिया की आवाज अब गुस्से से भरी थी। देखिए मुखिया जी, हमारी बात अब ध्यान से सुनिए। हमको इस गांव में आए हुए ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही महीना हुआ है। पहले महीने आपने 200 मुद्रा यह बोलकर ले ली कि गांव में नया कुआं खोदना है। दूसरे महीने आपने हमसे सड़क बनवाने के नाम पर मुद्रा ले ली और अभी तालाब बनाने के नाम पर मांग रहे हैं। और हमको जहां तक पता है, इन सब के पैसे तो राजकोष से आपके पास आते हैं ना? तो फिर आप हमसे अलग से पैसे काहे मांग रहे हैं? विक्रम ने दृढ़ता से अपनी बात रखी। अरे यह क्या बकवास बातें कर रहा है?
तो क्या तू मुझको चोर समझता है क्या? तेरी इतनी हिम्मत! अब तो तू चल सारी की सारी मुद्रा निकाल। नहीं तो मेरे लोग तुझे इतना मारेंगे ना कि मूर्ति बनाने लायक नहीं रहेगा। चल निकाल सारी की सारी मुद्रा, मुखिया ने धमकी दी और उसके पीछे खड़े उसके गुर्गे आगे बढ़ाए। विक्रम जानता था कि प्रतिरोध व्यर्थ है। मुखिया ने जबरदस्ती विक्रम की सारी मुद्राएं छीन ली। बड़े बड़े व्यापारियों को मूर्ति बेचकर पैसे कमाता है, पर गांव के लिए एक भी पैसा नहीं देगा। चल अब दफा हो जा इस गांव से और दोबारा दिख मत जाना, मुखिया धमकी देता हुआ वहां से सारे पैसे लेकर चला गया। विक्रम अपनी मेहनत की कमाई छीनते देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लाचारी। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। हमसे पैसे लेकर उस नाव वाले को पैसे देना चाहता था ना? ठीक है बच्चू, तूने मुझे 3 महीने का चूना लगाया ना? मैं तुझे एक ही रात में इतना लंबा चूना लगाऊंगा और यहाँ से ऐसा भागूंगा ना कि कभी मिलूंगा ही नहीं। उसने चुपचाप रात होने का इंतजार किया। अंधेरा होते ही वह मुखिया के निजी घाट पर पहुंचा, जहां उसका विशाल जहाज बंधा हुआ था। वाह वाह, काफी बड़ा जहाज बनवाया इस मुखिया ने। पर अब यह मुखिया का नहीं, हमारा जहाज है। हाँ, जैसे को तैसा। अब इस जहाज को चुराकर मैं अपनी 3 महीने की आमदनी वसूल लूंगा। विक्रम चुपके से जहाज में बैठ गया और लंगर उठाकर समंदर के रास्ते निकल पड़ा। हाँ, अरे वाह वाह, क्या मजा आ रहा है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। अब इस जहाज को चलाते हुए किसी दूसरे राज्य में जाऊंगा और वहां अपनी मूर्तियां बेचूंगा। आसमान नीला और साफ था। विक्रम सोच रहा था कि कैसे वह अब दूसरे शहर जाकर अपना नया व्यापार शुरू करेगा। उसके मन में आशा की नई किरण जाग उठी थी। समुद्र की विशालता में विक्रम का जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसे लगा जैसे प्रकृति भी उसके इस नए सफर का स्वागत कर रही है। वह अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, एक नए शहर में अपनी कला का प्रदर्शन करने और एक सम्मानजनक जीवन जीने का सपना। आज रात तो चैन की नींद सोऊंगा इस विशाल जहाज में, विक्रम ने सोचते हुए एक लंबी सांस ली। वह अपने औजारों को सुरक्षित रखने के लिए जहाज के भीतर चला गया, जहां उसने उन्हें सावधानी से रखा था। इन्हीं औजारों से तो मेरी जिंदगी चलती है, उसने मन में सोचा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा का रुख बदलने लगा, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी, जो देखते ही देखते तेजी से बारिश में बदल गई। अरे बाप रे, क्या हो गया अचानक से मौसम को? अभी तक तो ठीक था, अचानक से कैसे इतना बिगड़ गया? विक्रम घबरा गया। हवा की गति इतनी तेज हो गई कि जहाज लहरों पर हिचकोले खाने लगा। विक्रम ने किसी तरह जहाज को संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप कुछ और ही चाहता था। अरे बाप रे, इतनी तेज हवा! देखते ही देखते एक भयंकर तूफान का रौद्र रूप सामने आ गया। विशाल लहरें पहाड़ जितनी ऊंची जहाज को अपनी चपेट में लेने लगी। बिजली कड़क रही थी और बादलों की गर्जना से पूरा वातावरण गूंज रहा था। जहाज पानी के थपेड़ों से चकनाचूर हो गया। विक्रम को कुछ भी समझ नहीं आया। एक विशाल लहर ने उसे अपने साथ बहा लिया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब विक्रम की आंखें खुली तो उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। चारों ओर पानी और रेत ही रेत थी। अरे ये मैं कहाँ आ गया? अरे मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? ये कौन सी जगह है? अरे कोई है क्या यहाँ पर? कोई है क्या? अरे मैं कहाँ बहकर आ गया? अरे कोई तो मदद करो! उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज कर रह गई। विक्रम ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई।
वह एक अजीब से द्वीप पर था। सफेद रेत, नारियल के पेड़ और दूर तक फैला नीला समंदर, लेकिन यह जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। अरे अरे भैया, मैं कहाँ पहुँच गया? ये कौन सी जगह है ये? द्वीप पर चारों तरफ सन्नाटा था। उसके अलावा कोई भी जीवित इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसके मन में डर और अकेलापन घर कर गया। क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? उसने सोचा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पड़ी कुछ चमकदार चीजों पर पड़ी। पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ये तो मेरे औजार हैं। यह कैसे संभव है? मैंने तो इनको नाव में रखा था, फिर ये हमारे साथ बहकर यहाँ तक कैसे आ गए? विक्रम के चेहरे पर भ्रम और आश्चर्य के भाव थे। जब इतना सब कुछ डूब गया तो यह भी डूब ही जाना चाहिए था। पर ये तो बिल्कुल सुरक्षित है। विक्रम अपने औजारों को उठाने के लिए झुका। रेत में धंसे उसके औजारों के पास ही एक चीज चमक रही थी। है? यह बंद घड़ा, यह यहाँ कैसे पहुंचा? रेत से आधा दबा हुआ एक घड़ा था, जिसका मुंह मजबूती से बंद था। घड़े पर अजीब से निशान बने हुए थे और वह काफी पुराना लग रहा था। हाँ, ये घड़ा ये देखने में तो काफी प्राचीन मालूम होता है और इस पर यह अजीब से निशान। अभी घड़ा भी पक्का तूफानी में बहकर यहाँ आया होगा, पर यह इतना पुराना कैसे लग रहा है? इस अजीब घड़े के बारे में सोचकर उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या इस घड़े में कुछ छिपा है? क्या यह किसी पुराने जहाज का होगा? या फिर यह कोई खजाने का घड़ा है? विक्रम की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। हाँ, अब इस घड़े को देखकर मुझे इसको खोलने की जिज्ञासा तो हो रही है। क्या करूं? खोलूं या ना खोलूं? उसने कुछ पल सोचा। अरे, चलो खोल के देखा ही लिया जाए। चलो खोलते हैं। जैसे ही विक्रम ने घड़े का ढक्कन खोला, अचानक उसमें से एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस की ऊंचाई कई गज थी और उसकी भयानक मुस्कान से विक्रम का खून जम गया। उसकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले। राक्षस की उपस्थिति से द्वीप का शांत माहौल अचानक भयावह हो गया। विक्रम भय से कांप रहा था। राक्षस की भयावह आकृति सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों सी जल रही थी और उसकी मुस्कान, जिसमें नुकीले दांत चमक रहे थे, विक्रम के रोंगटे खड़े कर रही थी। विक्रम, राजा विक्रम, 125 साल बाद आखिरकार तुम लौट ही आए। देखो, अरे देखो तो सही। वापस से सब वहीं पर आकर खड़ा हो गया। इस वीरान जगह में तुम हो, मैं हूँ, और सिर्फ ये मूर्ति कला के औजार। राक्षस की आवाज में धमकी का भाव था, जो सन्नाटे में गूंज उठा। विक्रम सहम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक घड़ा खोलने से ऐसा भयावह प्राणी बाहर निकलेगा। राजा विक्रमादित्य, मैं? यह क्या कह रहा है? उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे, लेकिन डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तुम्हें इन औजारों का इस्तेमाल करके मूर्तियां बनानी होंगी, राक्षस ने आदेश दिया। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। और अगर नहीं बना पाए तो क्या होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, राक्षस ने क्रूरता से कहा। विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वह जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो वह मूर्ति बनाए या फिर इस सुनसान द्वीप पर अपनी मौत का इंतजार करे। यह मेरी कला की परीक्षा नहीं, बल्कि मेरे जीवन की परीक्षा है। अरे राक्षस महोदय, आप गुस्सा काहे होते हो? हम बनाऊंगा ना। आप जैसी मूर्ति कहोगे वैसी बनाऊंगा, और 3 काहे को 6 मूर्तियां बना दूंगा। आप बस यह बताओ कि हमको क्या मूर्ति बनानी है, हम सब बना देंगे। उसके बाद आप हमको यहाँ से जाने देना, ठीक है ना? विक्रम ने खुद को संभाला और एक चतुर व्यापारी की तरह बात करने की कोशिश की। ओहो हो, बड़े आत्मविश्वासी हो। पर सुन लो,
6 नहीं, सिर्फ 3 मूर्तियां बनानी है। राक्षस ने उसकी चालाकी को भांप लिया था। हाँ हाँ ठीक है, आप बताइए ना, बताइए, पहली मूर्ति कैसी बनानी है? विक्रम अब तैयार था। उसने अपनी सारी एकाग्रता राक्षस के निर्देशों पर केंद्रित कर दी। राक्षस विक्रम को मूर्ति के बारे में विस्तार से बताता है। उसके निर्देश अटपटे और रहस्यमय थे, जैसे किसी प्राचीन पहेली की तरह। विक्रम बड़े गौर से राक्षस का निर्देश सुनता है, अपने दिमाग में हर बारीकी को दर्ज करता है। हाँ, समझ गए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब समझ गए। आप बस हमको कुछ देर का समय दीजिए और यह लीजिए, आपकी मूर्ति तैयार कर देते हैं। रुकिए, विक्रम ने उत्साह दिखाया। विक्रम ने पूरी लगन से राक्षस के निर्देशों के अनुसार पत्थर को तराशना शुरू किया। उसकी कला में एक अजीब सी जान थी। उसकी उंगलियां पत्थर पर नृत्य करती हुई सी लग रही थी, जैसे पत्थर को जीवन दे रही हों। छैनी और हथौड़े की आवाज द्वीप के सन्नाटे में गूंज रही थी। राक्षस उसे काम करते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। कुछ ही देर में वह बेजान पत्थर एक सुंदर मूर्ति में बदल गया। मूर्ति में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जीवंत हो। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। देखिए, देखिए राक्षस महोदय, बताइए कैसी मूर्ति बनी है? ठीक वैसी बनी है ना, जैसी आप बताए थे, विक्रम ने मूर्ति राक्षस की ओर बढ़ाते हुए कहा। राक्षस मूर्ति को देखता है। उसकी आंखें फैल गईं। मूर्ति में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जीवंत हो। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए आश्चर्य का भाव आया, फिर वह जोर से हंसने लगा। एक भयानक हंसी, जिसने विक्रम के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। क्या हो गया? आप हंस काहे रहे हैं? विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह मूर्ति विक्रम को निगल गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह किसी अंधेरी खाई में गिर रहा हो। विक्रम की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। वह द्वीप से गायब हो गया और अचानक खुद को एक सुनसान जंगल में पाया। अरे ये कहाँ आ गए हम? कुछ दूरी पर एक पेड़ से एक बकरी बंधी हुई थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, केवल पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। यह बकरी यहाँ कैसे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ एक तांत्रिक चलकर आने लगा। तांत्रिक का चेहरा क्रूर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक छोटी सी झोली थी। तांत्रिक की उपस्थिति ने जंगल के माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर क्रूरता का भाव था। विक्रम एक पेड़ के पीछे छिप गया, अपनी सांसें रोके हुए सब कुछ देखने लगा। तांत्रिक ने अपनी झोली से एक छोटी सी शीशी निकाली। शीशी में कुछ चमकदार तरल भरा हुआ था। तांत्रिक ने उसमें से बकरी पर पानी छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदें बकरी पर पड़ी, एक चमकदार रोशनी फैल गई और उसकी जगह एक अति सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसके वस्त्र शाही थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अरे बाप रे! ये कैसे? एक बकरी स्त्री में कैसे बदल सकती है? विक्रम की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। स्त्री ने तांत्रिक की ओर देखा और एक उदास आवाज में कुछ बुदबुदाई, जैसे कोई पहेली बोल रही हो। उसकी आवाज मधुर थी, पर उसमें एक गहरा दुख छिपा था। नीलकन्या की गोद में सोती है वो घड़ी जो मृत्यु से भी ना डरी। जब काली रात का साया छाए, काल अमृत विधि चक्र मंत्र गुनगुनाए। हे कड़े सुन मेरा आह्वान, नील कन्या के गर्भ से कर प्रस्थान, मेरी कलाई है तेरा स्थान। विक्रम कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तांत्रिक को अचानक गुस्सा आ गया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसने फिर से शीशी से पानी निकाला और उस स्त्री पर छिड़क दिया। ये ले,
जैसे ही पानी छिड़का गया, महारानी चंद्रकला फिर से काली बकरी में बदल गई। तांत्रिक बिना कुछ कहे वहां से तेजी से चलता बना। उसकी चाल में गुस्सा और निराशा थी। है, ये बकरी में कैसे बदल गई? और अभी तांत्रिक कहाँ जा रहा है? विक्रम ने मन ही मन सोचा। जरूर कुछ तो रहस्य है, चलो चलकर देखता हूँ। विक्रम चुपचाप तांत्रिक का पीछा करने लगा। तांत्रिक जंगल के गहरे हिस्से की तरफ जा रहा था, जहाँ रास्ता और भी संकरा और अंधेरा होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। तांत्रिक एक पुरानी, खंडहर हो चुकी मीनार में प्रवेश करता है। विक्रम वहां आधे घंटे रुकने के बाद सावधानी से उस मीनार के अंदर गया। अंदर जाकर विक्रम ने देखा कि तांत्रिक गहरी नींद में सो गया है। उसकी झोली पास ही पड़ी थी और जादुई बोतल उसमें से झांक रही थी। हाँ, यही मौका है। विक्रम ने धीरे से झोली से वो बोतल निकाली। तांत्रिक गहरी नींद में सो रहा था, बेखबर कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति अब विक्रम के हाथ में थी। बोतल लेकर विक्रम तेजी से मीनार से बाहर निकला और सीधा बकरी के पास पहुंचा। विक्रम ने बोतल से पानी बकरी पर छिड़का। एक चमकदार रोशनी के साथ बकरी फिर से सुंदर महारानी में बदल गई। इस बार महारानी के चेहरे पर थोड़ी आशा थी। यह क्या राज है? आप बकरी में कैसे बदल गई थी? विक्रम ने जिज्ञासा से पूछा। उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे एक बकरी का रूप देकर यहाँ कैद कर रखा है। महारानी की आवाज में दुख था। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने देखा कि उसने आपके ऊपर पानी डाला और वापस से आप बकरी से रानी बन गई। फिर पता नहीं, आप दोनों की बातचीत एक पहेली जैसा, कुछ मंत्र जैसा। उसके बाद उसने फिर से आपके ऊपर पानी डाला और आप रानी से बकरी बदल गई। ये क्या रहस्य है, समझ नहीं आ रहा। विक्रम ने अपनी उलझन व्यक्त की। विक्रम, यह कोई साधारण पानी नहीं है, यह जादुई जल है। इस जल में दो शक्तियां हैं। पहली बार छिड़कने पर मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ और दूसरी बार छिड़कने पर मैं फिर बकरी बन जाती हूँ। अब पहेली का रहस्य बताती हूँ। महारानी ने गहरी सांस ली। जब उस तांत्रिक ने मुझे यहाँ कैद किया, तब उसने मुझसे एक पहेली कही थी और मैंने भी उसे एक पहेली दी थी। ना वो मेरी पहेली सुलझा पाया और ना मैं उसकी। दरअसल बात यह है कि जब वो मुझे मानव रूप में वापस लाता है, तो मुझसे मेरी पहेली का उत्तर मांगता है। इस पहेली में एक विशेष कड़ा छिपा है, जिसे पहनकर कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है। फिर उसकी मृत्यु होना असंभव है। अमरत्व का कड़ा। विक्रम की आंखें फैल गईं। हाँ, इसलिए वह मुझे बार बार बकरी से मनुष्य में बदलता है, पहेली पूछता है, और जब मैं उससे उसकी पहेली पूछती हूँ तो गुस्से में वो मुझे फिर बकरी बना देता है। महारानी ने समझाया। महारानी, आप उस तांत्रिक से कौन सी पहेली पूछती है? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। जब उसने मुझसे अमृत के कड़े के बारे में पूछा था, मैंने कहा था कि मैं कड़े का स्थान बताऊंगी, लेकिन पहले उसे बताना होगा कि उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने उसे तलवार से मारने की कोशिश की थी, पर वो नहीं मरा। तब उसने अपनी मृत्यु का राज एक पहेली के रूप में बताया और बदले में मैंने भी कड़े का स्थान पहेली के रूप में बता दिया। महारानी ने बताया। अच्छा, तो मतलब अगर उस पहेली को सुलझा दिया जाए तो वो तांत्रिक मर जाएगा और साथ ही आप आजाद हो जाएंगी? विक्रम के चेहरे पर आशा की किरण दिखी। हाँ, बिल्कुल सही समझे तुम। महारानी ने सहमति दी। अच्छा, तो सबसे पहले हमें कड़े को सुरक्षित करना होगा। अच्छा, क्या आप मुझे कड़े वाली पहेली वापस से बता सकती हैं? बताइए ना, विक्रम ने उत्सुकता से कहा। महारानी ने फिर से पहेली दोहराई। नीलकन्या की गोद में सोती है वो घड़ी जो मृत्यु से भी ना डरे। जब काली रात का साया छाए, काल अमृत विधि चक्र मंत्र गुनगुनाए।
हे कड़े सुन मेरा आवा, नील कन्या के गर्भ से कर प्रस्थान, मेरी कलाई है तेरा स्थान। विक्रम ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक चमक आई। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, पहेली का हल मिल गया हमको। अरे, ये नील कन्या तालाब का दूसरा नाम है और कड़ा उस तालाब के अंदर छिपा है। और जब रात होगी हमें तालाब के अंदर जाकर वह मंत्र बोलना होगा। हे कड़े सुन मेरा आवा, नील कन्या के गर्भ से कर प्रस्थान, मेरी कलाई है तेरा स्थान। हाँ विक्रम, तुमने सही कहा। यही है इसका हल। तुम बहुत चतुर हो। सैकड़ों वर्षों में तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस पहेली को इतनी आसानी से सुलझा लिया। महारानी ने प्रशंसा की। वो सब तो ठीक है रानी, पर वो तालाब है कहाँ? विक्रम ने सवाल किया। विक्रम के इतना कहते ही वहाँ एक तालाब प्रकट हुआ। तालाब का पानी नीला और चमकीला था और उसमें से एक दिव्य आभा निकल रही थी। यह रहा वो तालाब। दरअसल यहाँ कैद होने से पहले मैंने उस कड़े को जादू से छुपाया था। अब जाओ और वो कड़ा पहन लो। विक्रम उस तालाब के पास गया और उसके मंत्र को दोहराया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, वह कड़ा आकर विक्रम की कलाई में बंध गया और वह तालाब भी गायब हो गया। कड़े के बंधते ही विक्रम को एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। तो रानी जी, अब वो पहेली दोहराइए जिससे उस तांत्रिक की मौत हो सकती है। विक्रम अब अधिक आत्मविश्वासी था। तो सुनो पहेली। काया मैं नहीं कहीं और बसे हैं मेरे प्राण, जहाँ गूंजे मधुर स्वर पर छुपी है मौत की तान। साधारण शस्त्र नहीं चाहिए, वो तिलिस्मी खड़ग जो तोड़े मेरे जीवन का यह अटूट प्रसंग। महारानी ने पहेली सुनाई। काया में नहीं, मधुर स्वर, तिलिस्मी खड़ग। आहा, मैं समझ गया। विक्रम के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। क्या समझे तुम? महारानी ने उत्सुकता से पूछा। तांत्रिक का प्राण उसके शरीर में है ही नहीं, और मधुर स्वर का मतलब होता है उसका तोता। उसका प्राण उसके तोते में बसता है, यह मतलब है। हाँ, और उस तोते को मारने के लिए साधारण हथियार काम नहीं आएगा रानी जी। उसे सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक की अपनी तलवार से ही मारा जा सकता है। यही है उसके मृत्यु का रहस्य। विक्रम ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। अरे वाह, तुमने तो इस पहेली को भी सुलझा दिया। महारानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। रानी जी, अब मैं उस तांत्रिक को खत्म करके आता हूँ। विक्रम दृढ़ संकल्प के साथ मीनार की ओर बढ़ा। विक्रम तेजी से मीनार की ओर बढ़ा। उसके मन में अब कोई डर नहीं था। अमरत्व का कड़ा उसकी कलाई में चमक रहा था, उसे एक नई शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान कर रहा था। वह जानता था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। मीनार में पहुंचकर विक्रम ने धीरे से अंदर झांका। अंदर का दृश्य उसके अनुमान के अनुसार ही था। हाँ, वहाँ देखो, वहाँ सचमुच एक तोता पिंजरे में बंद है। और यह रही तांत्रिक की तलवार। तोता एक छोटे से पिंजरे में उदास बैठा था और पास ही एक नुकीली तलवार रखी थी जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। तांत्रिक गहरी नींद में सो रहा था, अपने भाग्य से बेखबर। विक्रम ने तलवार उठाई। तलवार हाथ में लेते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने बिना कोई आवाज किए तोते के पिंजरे के पास गया और एक झटके में तोते का खात्मा कर दिया। जैसे ही तोते का प्राण निकला, तांत्रिक के शरीर से एक भयानक चीख निकली। वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा। उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते वह जलकर भस्म हो गया। केवल एक राख का ढेर और कुछ धुआं बचा। तांत्रिक का क्रूर अंत हो चुका था। विक्रम ने गहरी सांस ली। एक बड़ा खतरा टल गया था। वह तुरंत मीनार से बाहर निकला और महारानी चंद्रकला के पास पहुंचा। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब 2 पड़ाव बाकी हैं। महारानी ने एक शांत आवाज में कहा। उनके चेहरे पर अब शांति और संतोष का भाव था।
महारानी के इतना कहते ही विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वह किसी शून्य में गिर रहा हो। दूसरे ही पल उसने खुद को वापस उस द्वीप पर पाया जहां उसने राक्षस को घड़े से मुक्त किया था। राक्षस, जो अभी तक निष्क्रिय खड़ा था, अब सचेत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह विक्रम के लौटने का ही इंतजार कर रहा हो। अच्छा विक्रमादित्य, तुम वापस लौट ही आए। इसका मतलब कि तुमने रानी को मुक्त करा ही दिया। तो ठीक है, अब तुम्हें और मूर्ति बनानी होंगी, राक्षस ने कहा। उसकी आवाज में अब थोड़ी स्वीकृति थी, लेकिन उसका लहजा अभी भी कठोर था। हाँ, अब बताइए ना, कौन सी चीज की मूर्ति बनानी है अब? विक्रम अब आत्मविश्वास से भरा था। उसने देखा कि उसके औजार अभी भी उसके पास ही थे। तुम्हें 2 दैत्यों की मूर्ति बनानी है, राक्षस ने निर्देश दिया। हाँ, ठीक है राक्षस महोदय, बना देते हैं। विक्रम ने तुरंत अपनी छैनी और हथौड़ा उठाया। उसने पत्थर को तराशना शुरू किया। उसकी कला में अब और भी निखार आ गया था। वह जानता था कि यह केवल मूर्ति बनाने का काम नहीं, बल्कि एक और परीक्षा है जिसे उसे पार करना है। वह बड़ी सावधानी से मूर्ति बनाने लगा, हर बारीकी पर ध्यान देते हुए। कुछ देर में 2 सुंदर मूर्तियां बनकर तैयार हो गईं। दोनों दैत्यों की मूर्तियों में एक अजीब सी शक्ति और रहस्य छिपा हुआ था। आलो राक्षस महोदय, बन गई मूर्ति। अब आप बताओ, करना क्या है? विक्रम ने मूर्तियां राक्षस की ओर बढ़ाते हुए कहा। हाँ, चलो, अब इसे लेकर हमें इस द्वीप के भीतर प्रवेश करना है। चलो, ठीक है, चलो, राक्षस ने निर्देश दिया। दोनों द्वीप में प्रवेश करते हैं। पर वह द्वीप जैसा बाहर से लगता था, भीतर से बिल्कुल भी वैसा नहीं था। द्वीप के भीतर वाले हिस्से में ना पानी था और ना ही कोई पेड़ जीवित था। जमीन बंजर थी और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। ये क्या? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यह क्या हो रहा है? विक्रम को घबराहट महसूस हुई। हवा इतनी शुष्क थी कि उसे लगा जैसे उसके फेफड़े सिकुड़ रहे हों। अचानक विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वह फिर से शून्य में जा रहा हो। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक घने जंगल में पाया, जहां 2 दैत्य आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनकी आवाजें इतनी तेज थी कि पूरा जंगल गूंज रहा था। विक्रम खुद को एक घने जंगल में पाकर आश्चर्यचकित था। उसकी पिछली यात्राएं हमेशा ही उसे अनजानी जगहों पर ले जाती थी, लेकिन इस बार उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे 2 झगड़ालू दैत्यों के बीच आ जाएगा। अरे, मैं कह रहा हूँ, तू मटका खोलेगा मतलब खोलेगा, एक दैत्य, जिसका नाम लालासुर था, गरज रहा था। उसकी त्वचा लाल थी और आंखें गुस्से से भरी थी। अरे जा, नहीं खोलूंगा मटका, तू जो चाहे कर ले, समझ गया? दूसरा दैत्य, नीलासुर, जिसका शरीर नीले रंग का था, चिल्लाया। देख नीलासुर, मटका तो तुझे ही खोलना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। लालासुर ने अपने विशाल मुक्के हवा में लहराए। नहीं, मटका तो मैं बिल्कुल नहीं खोलने वाला। नीलासुर ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। दोनों दैत्य इतने जोर से झगड़ रहे थे कि आसपास के पेड़ भी हिल रहे थे। तभी दोनों की नजर विक्रम पर पड़ी। उनकी आंखें क्षण भर के लिए आश्चर्य से चौड़ी हुईं। फिर उनमें एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। अरे देखो, एक मनुष्य आ गया, लालासुर ने कहा। हाँ, अब यही करेगा हमारी समस्या का हल, नीलासुर ने उत्साहित होकर कहा। ए मनुष्य, हमारी समस्या का हल करो, लालासुर बोला। हाँ, हमारी समस्या का हल करो, नीलासुर ने भी दोहराया। विक्रम ने अपने अमरत्व के कड़े को महसूस किया और थोड़ा आत्मविश्वास आया। हाँ ठीक है राक्षसों, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है? उसने शांत रहने की कोशिश की।
लालासुर ने एक बड़े मिट्टी के मटके की ओर इशारा किया जो उनके बीच रखा था। देखो इस मटके को, यह मटका बहुत अनोखा है। इस मटके से तुम अपना मनचाहा भोजन प्राप्त कर सकते हो जिंदगी भर। अच्छा, ऐसा क्या? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। तो फिर तुम दोनों बारी बारी से इस मटके का लाभ उठा सकते हो ना? विक्रम ने एक सरल समाधान सुझाया। अरे वाह, क्या उपाय सुझाया है! इतने समझदार तो हम भी है युवक। पर असल में बात यह है कि इस मटके का जो ढक्कन है उसे खोलने वाले की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए हमारा झगड़ा लगा हुआ है, नीलासुर ने उदासी से बताया। हाँ, हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस मटके का ढक्कन कौन खोलेगा। लालासुर ने सिर हिलाया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, अब ये कहाँ फंस गया मैं? अब यह मुझसे ढक्कन खुलवाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। उसके मन में डर समा गया। हमको पता है युवक, तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि हम तुमसे कहेंगे यह ढक्कन तुम खोलोगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, फिर हम इस मटके से जितना चाहे उतना भोजन खाएंगे, है ना? यही सोच रहे हो ना? नीलासुर ने विक्रम के विचारों को भांप लिया। हाँ हाँ, विक्रम ने हड़बड़ाकर कहा, मगर अफसोस, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस ढक्कन को अगर हम किसी से जबरदस्ती खुलवाते हैं तो यह मटका खोलने वाले के साथ साथ आदेश देने वाले की भी मौत हो जाएगी, समझे? लालासुर ने समझाया। इसका मतलब ही हुआ कि ढक्कन खोलने वाले की मर्जी होनी चाहिए ढक्कन खोलने के लिए। यही बात है ना? विक्रम ने बात की जड़ पकड़ी। हाँ, पर भला अपनी मर्जी से कोई क्यों दूसरे के लिए मरना चाहेगा? सोचो भला, नीलासुर ने कहा। विक्रम के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। अरे, मैं भी कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ। अभी कुछ देर पहले ही तो मेरे पास अमर होने वाला कड़ा आया है। इससे तो मेरी मृत्यु होने के बाद भी मैं फिर से जीवित हो सकता हूँ। हाँ, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इस जगह आने का मकसद इन दोनों राक्षसों का अंत करना ही है। हाँ, इन राक्षसों का अंत करने के लिए मुझे एक युक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा। अब शुरू करता हूँ बुद्धि का खेल। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाइयों, कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। तुम दोनों पता नहीं कब से ऐसे झगड़ रहे हो। मैं तुम्हारी समस्या का हल करना चाहता हूँ। विक्रम ने एक शांत और दयालु भाव से कहा। अच्छा, सच में? दोनों दैत्यों ने एक साथ पूछा। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। हाँ हाँ, बोलो भाई। चलो, मैं ही इस मटके का ढक्कन खोल देता हूँ। इससे अगर तुम्हारा झगड़ा खत्म होता है तो ठीक है। विक्रम ने ऐसा भाव दिखाया जैसे वह उनके लिए कोई महान बलिदान दे रहा हो। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह! जल्दी खोलो, जल्दी खोलो! लालासुर उत्साहित हो गया। हाँ हाँ, खोलो खोलो खोलो! नीलासुर ने भी दोहराया। रुको 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 रुको! विक्रम ने उन्हें रोका। अरे भैया, मेरी एक शर्त है। मुझे तुम दोनों की सबसे कीमती चीज चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, ले लेना, लालासुर ने तुरंत कहा। उसे विश्वास था कि विक्रम तो वैसे भी मरने वाला है। मेरे पास एक ऐसी अंगूठी है जिसे पहनकर तुम पानी बन सकते हो। यह लो, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। लो, लालासुर ने एक चमकदार अंगूठी विक्रम को दे दी। हाँ, और मेरे पास एक ऐसी अंगूठी है जिससे तुम हवा की तरह अदृश्य हो सकते हो। यह लो, यह भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। रख लो। नीलासुर ने भी अपनी अंगूठी विक्रम को सौंप दी। धन्यवाद भाइयों। विक्रम ने अंगूठियां अपनी जेब में रखीं। हे, एक बात तो बताओ। अरे, तुम इस मटके का ढक्कन खोलते ही मर जाओगे, तो फिर इस अंगूठी का करोगे क्या? लालासुर ने सवाल किया। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। वही तो मेरे भाई, हमारी तुमसे एक ही विनती है। यह अंगूठी बस आज रात के लिए हमारे पास रहने दो।
सुबह तुम यह अंगूठिया हमारे शव के पास से उठा लेना ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले, बस आज रात के लिए, ठीक है ना? और हाँ, साथ ही जब तुम्हारा खाना वाना हो जाए ना, तो मेरी याद में सिर्फ आज के दिन के लिए इस मटके के मुंह को सफेद कपड़े से ढक देना, बस। विक्रम ने बड़ी मासूमियत से कहा। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म शरारत थी। अरे रे रे, कितना भोला मानुष है। लालासुर ने नीलासुर की ओर देखा। है ना लालासुर, मेरे भाई, तुम हमको सच में बहुत ही अच्छे लगे। देखो, मैं चाहता हूँ कि आज का खाना इस मटके से सिर्फ नीलासुर निकाले ताकि तुम बैठकर सिर्फ आराम से खाओ। उसके बाद तुम लोग बारी बारी से खाना निकाल कर खा सकते हो, ठीक है ना? मंजूर है। हाँ ठीक है भाई, मरने के बाद भी हमारी फिक्र कर रहा है, देख रहा है ना लाला? नीलासुर ने कहा। हाँ हाँ ठीक है भाई, हम वचन देते हैं, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। भोला मानुष। दोनों दैत्य विक्रम की सरलता पर हंस रहे थे। विक्रम मटके के पास गया और धीरे से उसका ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही एक जोर की रोशनी निकली और विक्रम वहीं गिर पड़ा, निष्प्राण। चलो, मेरा काम हो गया, उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए सोचा। चलो, अब हम इस मटके को अपने महल ले चलते हैं और खूब सारा खाना खाते हैं। लालासुर खुशी से चिल्लाया। कितना मूर्ख था यह मनुष्य। नीलासुर हंसा। हाँ भाई, कल हम इस मनुष्य के शव से अपनी अंगूठियां भी ले जाएंगे। हाँ भाई, चलो चलो। दोनों राक्षस मटका लेकर अपने महल की ओर चल दिए। विक्रम के निष्प्राण शरीर को वहीं छोड़ गए। विक्रम का निष्प्राण शरीर वहीं पड़ा रहा, लेकिन उसकी कलाई में पहना हुआ अमरत्व का कड़ा धीरे धीरे चमकने लगा। उसकी चमक तेज होती गई और कुछ देर बाद जादुई कड़े के प्रभाव से उसके प्राण वापस आ गए। विक्रम ने गहरी सांस ली और आंखें खोली। चलो, अभी तक तो सब कुछ हमारी योजना के हिसाब से हो रहा है। अब देखो कैसे मैं इन राक्षसों का अंत करता हूँ। अब शुरू होगा असली खेल। विक्रम मुस्कुराया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। विक्रम अपने अमरत्व के कड़े के प्रभाव से पुनः जीवित होकर पूरी स्फूर्ति और आत्मविश्वास के साथ उठा। उसकी नजरें अब राक्षसों के महल की ओर थीं, जहां से रोशनी और हंसी की आवाजें आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी अगली चाल सोचने लगा। मेरी योजना के अनुसार उन राक्षसों ने अब मटके से खूब खाया होगा और गहरी नींद में सो गए होंगे। अब मेरे पास उनकी जादुई अंगूठियां हैं, जिनका इस्तेमाल मुझे करना होगा। विक्रम राक्षसों के महल के बाहर पहुंचा और देखा कि महल का दरवाजा बंद था। यह एक विशाल दरवाजा था, जो भारी पत्थरों से बना था और लोहे की मोटी जंजीरों से कसकर बंधा था। हे भगवान, यह दरवाजा तो बंद है, हमको इसकी का ही चिंता करनी है जब हमारे पास है जादुई अंगूठियां। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से पानी वाली अंगूठी निकाली। विक्रम ने पानी वाली अंगूठी पहनी। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, उसका शरीर पानी में बदल गया। वह एक तरल धारा में परिवर्तित हो गया, जो दरवाजे के नीचे से, दरारों से और पत्थर की छोटी से छोटी जगह से आसानी से बहने लगी। विक्रम का शरीर पानी की तरह बहता हुआ दरवाजे के नीचे से पार हो गया और महल के भीतर प्रवेश कर गया। महल के अंदर की हवा भारी और पुरानी थी और चारों ओर खाने की तेज सुगंध फैली हुई थी। विक्रम ने अपने आप को पुनः अपने मानवीय रूप में बदला। उसने देखा कि लालासुर और नीलासुर दोनों जमीन पर पड़े गहरी नींद में सो रहे थे। उनके मुंह खुले थे और वे खर्राटे ले रहे थे। मटका उनके पास ही रखा था और उसके मुंह पर एक सफेद कपड़ा ढका हुआ था, जैसा कि विक्रम ने उनसे कहा था। अरे भाई, आज तो एकदम पेट भर के गले तक खाना खा लिया। चलो अब सो जाते हैं, बहुत सालों बाद चैन की नींद सोएंगे। चलो, लालासुर ने नींद में ही बड़बड़ाया। हाँ भाई,
चलो, सही कहा तूने। अब सो जाते हैं, नीलासुर ने भी जवाब दिया। दोनों राक्षस गहरी नींद में सो गए, अपने आसपास के खतरे से पूरी तरह बेखबर। विक्रम ने सावधानी से कदम बढ़ाए। नहीं नहीं, अगर मैं इनके सामने गया और इन्होंने कदमों की आवाज सुन ली तो यह जाग सकते हैं। हाँ, अब मैं पहनता हूँ अपनी दूसरी अंगूठी। विक्रम ने हवा वाली अंगूठी पहनी। उसका शरीर हवा बन गया। वह पूरी तरह से अदृश्य हो गया और किसी भी भौतिक बाधा को पार करने में सक्षम हो गया। अब विक्रम हवा की तरह बहता हुआ, बिना किसी आवाज के, राक्षसों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने महल के हर कोने की जांच करनी शुरू की। तभी विक्रम को वहां एक और दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा थोड़ा छोटा था और उस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। इस दरवाजे के भीतर क्या है, यह तो पता लगाना ही होगा। चलो चल कर देखता हूँ। विक्रम हवा की तरह बहता हुआ उस रहस्यमय दरवाजे के भीतर चला गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। कमरा अंधेरा था और हवा में नमी और उदासी का मिश्रण था। यहाँ विक्रम को 2 खंभों में 2 देव बंधे हुए दिखाई दिए। वे विशाल और तेजस्वी थे, लेकिन उनकी आंखों में उदासी और शक्तिहीनता साफ दिख रही थी। एक देव का शरीर बादलों जैसा था और दूसरे का शरीर पानी जैसा है। आप लोग कौन हैं और आपकी यह हालत कैसी हुई? विक्रम ने अपने मानवीय रूप में आकर पूछा। मैं वायुदेव हूँ और मैं जल देवता हूँ। वायुदेव ने कमजोर आवाज में कहा। हे मनुष्य, हम क्या बताएं? सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था कि तभी और तब से हम यहाँ ऐसे बंधे हुए हैं। जलदेव ने गहरी सांस ली। हमारी शक्तियाँ हमारी जादुई अंगूठी में थी, वायु अंगूठी और जल अंगूठी, जो उन दोनों ने ले ली। उस काली रात में सब तहस-नहस हो गया। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ उस काली रात को? विक्रम ने पूछा। वो सब तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा, पर उससे पहले हम तुमसे विनती करते हैं कि किसी भी तरह से हमें यहाँ से मुक्त कराओ। हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब इन राक्षसों का खात्मा होगा, वायुदेव ने विनती की। अच्छा अच्छा, अब हम सब समझ गए। अब आप देखते जाइए कैसे हम इन दोनों राक्षसों का अंत करते हैं, विक्रम ने दृढ़ संकल्प से कहा। उसे अब अपनी यात्रा का उद्देश्य और अधिक स्पष्ट हो गया था। सुबह की पहली किरणें महल के कमरों में घुसने लगी थी। लालासुर और नीलासुर, जो रात भर मटके से भोजन का आनंद ले रहे थे, अब अपनी नींद से जागे। उनके चेहरे पर अभी भी आलस्य और संतुष्टि का भाव था। कितनी अच्छी नींद आई, लालासुर ने जम्हाई लेते हुए कहा। क्यों भाई, मजा आया रात में? नीलासुर ने पूछा। हाँ भाई, बहुत दिन बाद ऐसी नींद आई। अरे भाई, उठते ही फिर से बड़ी तेज भूख लगाई। लालासुर ने अपने पेट पर हाथ फेरा। हाँ, भूख तो मुझे भी लगाई। चलो भाई, जाओ और स्वादिष्ट खाना निकाल कर लाओ, फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे। जाओ जाओ, लेकर आओ, नीलासुर ने लालासुर को आदेश दिया। ए भाई, उस मनुष्य की इच्छा थी, इसीलिए कल उस मटके से मैंने पूरा खाना निकाल लिया था। आज तुम्हारी बारी है, जाओ। लालासुर ने अपने वचन का हवाला दिया। यार, क्या मुसीबत है? अबे, एक बार निकाल देना, उसके बाद फिर मैं भी निकाल दूंगा खाना। जिद क्यों कर रहा है? जा, निकाल ले आ, नीलासुर ने झल्लाकर कहा। नहीं 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 भाई, खाना तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तुम्हारी बारी है, लालासुर अड़ा रहा। ठीक है, मेरा मन तो नहीं है। चलो, नीलासुर ने अनमने ढंग से सहमति दी। बता भाई, क्या खाना है तुझे? अब सबसे पहले 100 तरह की मिठाइयाँ निकालो, लालासुर ने बड़े उत्साह से कहा। हे भगवान, 100 मिठाइयाँ? अबे, कितना थकाने वाला काम है। 100 मिठाइयाँ बोल तो दिया मुंह से,
करना मुझे। चल अब करना तो होगा ही, मन हो या ना हो, नीलासुर बुदबुदाया। लेकिन वह जानता था कि लालासुर की बात माननी पड़ेगी। जैसे ही नीलासुर ने मटके के ऊपर से वह सफेद कपड़ा हटाया, नीचे का ढक्कन भी हट गया। क्योंकि नीलासुर की इच्छा नहीं थी कि मटके से खाना निकाले और उसने लालासुर के दबाव में यह काम किया था, मटके के जादू ने काम किया। एक तेज बिजली का झटका निकला और लालासुर और नीलासुर दोनों ही उसी क्षण मारे गए। उनके शरीर वहीं राख में बदल गए। केवल 2 अंगूठियां और मटका बचा, पर वो ढक्कन वापस उस मटके पर लगा कैसे, विक्रम ने सोचा। दरअसल देवों से मिलने के बाद विक्रम सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां जादुई मटके का ढक्कन पड़ा हुआ था। उसने ढक्कन को उठाया और वापस महल पहुंचा। महल में पहुंचकर विक्रम ने हवा से कपड़े को उठाया और वह ढक्कन वापस से मटके पर लगा दिया और मटके को कपड़े से ढक दिया। यह सब उसने अदृश्य रहकर किया था, ताकि राक्षस उसे देख न सकें। राक्षसों के अंत होते ही वायुदेव और जलदेव को बांधने वाले खंभे टूट गए। वे आजाद हो गए। उनकी आंखों में चमक वापस आ गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, वायुदेव ने कहा। उनकी आवाज में कृतज्ञता थी। यह तो हमारा फर्ज था, विक्रम ने विनय से कहा। अब यह लीजिए आप दोनों की अमानत, आपकी जादुई अंगूठियां। विक्रम ने दोनों अंगूठियां देवों को वापस कर दी। अब आप अपना देवत्व और शक्तियां संभाल सकते हैं। दोनों देवों ने अपनी अपनी अंगूठियां ली और एक चमकीली रोशनी के साथ गायब हो गए। उनके जाते ही महल की हवा में एक नई ताजगी भर गई। विक्रम वापस उस बंजर द्वीप में पहुंचा। वहां एक आश्चर्य भरा दृश्य सामने आया। यह बंजर द्वीप, जहां ना हवा थी ना पानी, अब पूरी तरह से बदल चुका था। पानी लौट आया था और साथ ही हवा चलने लगी थी। जहां पहले केवल रेत और सूखे पेड़ थे, वहां अब हरियाली दिखने लगी थी। अच्छा, हाँ, अब समझ में आया। यह द्वीप इसीलिए बंजर था क्योंकि यहाँ ना पानी था और ना हवा। वायुदेव और जलदेव के बंधक होने की वजह से यह सब हुआ था। हाँ, विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि वह एक बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहा है। तभी राक्षस की आवाज गूंजी, चलो, अब तुम्हें बनानी है तीसरी मूर्ति। चलो काम शुरू करो, राक्षस ने निर्देश दिया। उसकी आवाज में अब भी उतनी ही गंभीरता थी। विक्रम ने राक्षस के कहे अनुसार मूर्ति बनाई और उसमें समा गया। इस बार उसे पता था कि यह एक और पड़ाव है, एक और परीक्षा। जब अंधेरा छटा तो विक्रम ने खुद को एक घने वन में पाया। यह वन पिछले जंगल से भी अधिक घना और रहस्यमयी था। दूर एक मंदिर दिखाई दे रहा था। मंदिर प्राचीन और विशाल था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी खामोशी और रहस्य टपक रहा था। विक्रम खुद को एक घने रहस्यमय वन में पाकर थोड़ा चिंतित हुआ। दूर दिखाई दे रहा मंदिर और भी रहस्यमय लग रहा था, जैसे वह कोई गहरा राज छुपाए हो। उसके अमरत्व का कड़ा उसकी कलाई में चमक रहा था, उसे हिम्मत दे रहा था। तभी मंदिर से एक चीख की भयानक आवाज आई। वह इतनी जोरदार थी कि जंगल का सन्नाटा टूट गया। बाप रे! इतनी भयानक चीख की आवाज! यह तो मंदिर से आई है। हाँ, हमें चलकर जल्दी से मंदिर में देखना होगा। विक्रम तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक आदमी और एक औरत मंदिर से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी बनावटी मुस्कान थी। अब क्या आप लोगों ने चिल्लाया था? क्या बात है? क्या हो गया? विक्रम ने पूछा। नहीं, हम क्यों चिल्लाएंगे? फिर यहाँ से चिल्लाने की आवाज किसकी आई? किसी की नहीं आई। और दरअसल हम पति पत्नी इस जंगल में अकेले रहते हैं। तो फिर भला यहाँ कौन चिल्लाएगा? आदमी ने कहा। उसकी आवाज बहुत सामान्य थी,
लेकिन उसकी आंखें कुछ छिपा रही थी। हाँ, हम यहाँ वन में रहते हैं और वन देवी की पूजा करते हैं। आप यहाँ कैसे आए? औरत ने भी कहा। अब हम तो बस यहीं से गुजर रहे थे। विक्रम को इस जोड़े का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। उसने चीख की आवाज बिल्कुल साफ सुनी थी, लेकिन ये दोनों ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो असामान्य लग रही थी। ये पति पत्नी तो बड़े रहस्यमयी लग रहे हैं। इन्हें इतनी जोर की चिल्लाने की आवाज कैसे सुनाई ना दी? पर अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इनके पीछे जाना होगा। यह सोचकर विक्रम उनके पीछे चल पड़ा। जंगल में अंधेरा छाने लगा था। पेड़ों की छायाएं लंबी होती जा रही थी। दूर कहीं से सियारों की आवाजें आने लगी थीं, जो माहौल को और भी भयावह बना रही थी। विक्रम चौकन्ना होकर चल रहा था। उसकी नजर पति पत्नी की हर हरकत पर थी। विक्रम उनके साथ घर गया और सो गया, लेकिन उसकी नींद गहरी नहीं थी। दूसरी सुबह वह वापस उस मंदिर गए। विक्रम ने देखा कि वन देवी की मूर्ति कांच से ढकी हुई थी। कांच पर एक अजीब सी चमक थी और वह बहुत मजबूत लग रहा था। है? इन देवी की मूर्ति कांच से ढकी हुई है। ऐसा क्यों? विक्रम ने पूछा। हमें भी नहीं पता। और तो यह कांच खुलता भी नहीं। हमने कई बार चेष्टा की है, आदमी ने कहा। अरे, फूल माला की थाली तो घर पर ही रह गई, औरत ने कहा। हाँ, पर अब पूजा कैसे करेंगे अब? आदमी ने परेशान होकर पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं घर जाकर फूल माला की थाली लेकर आता हूँ ना। आप लोग यहीं रुकिए, विक्रम ने प्रस्ताव दिया। उसके मन में एक योजना बन रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ, दोनों ने कहा। जैसे ही विक्रम मंदिर से बाहर निकला, एक जोर की चीख की आवाज आई। यह वही भयानक आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी। यह तो वही आवाज है, और यह आवाज तो मंदिर के भीतर से आई। मुझे चलकर देखना होगा। जब उसने मंदिर के बाहर से अंदर की ओर झांका, तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। विक्रम ने देखा कि वहां एक चुड़ैल थी और उसने उन दोनों को खा लिया। सिर्फ हड्डियां बची थी। चुड़ैल भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी और दांत नुकीले। तभी वन देवी अपनी मूर्ति से प्रकट हुई। आखिर कब तक तुम ये करोगी? वन देवी ने उदासी से कहा। जब तक मेरी सांस है तब तक। बलिया राक्षस ने तुम और तुम्हारे सारे राज्य को इस ना पूरे होने वाले चक्र में फंसा दिया है। अब मेरा खाना हो गया। अब मैं चली, चुड़ैल ने कहा और जोर से हंसी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। इन्हें जिंदा करो ताकि ये शाम को फिर मेरा भोजन बन सके, जिसके बाद तुम वापस पत्थर की मूर्ति में बदल जाओगी। चुड़ैल ने आदेश दिया और हवा में घुल गई। चुड़ैल के जाने के बाद विक्रम वन देवी के पास गया। हे वन देवी, यह सब क्या है? हे युवक, इस चुड़ैल ने मुझे इस कांच में कैद कर लिया है, जिसके बाद मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। मेरे पास सिर्फ यही शक्ति बची है कि मैं मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती हूँ। पर जीवित होने के बाद वह अपनी मृत्यु के आधे घंटे पहले तक की याददाश्त भूल जाते हैं। हर रोज सुबह और शाम जब यह पति पत्नी मेरी पूजा करने आते हैं, तो यह चुड़ैल इन्हें यहाँ आकर खा लेती है और मुझे सिर्फ कुछ वक्त के लिए पत्थर से वापस असली रूप में आने का समय देती है, और यह वापस मेरी पूजा करने आते हैं और वो चुड़ैल इन्हें वापस खा लेती है। ये चक्र ना जाने कितने सालों से चला आ रहा है। वन देवी ने अपनी कहानी बताई। आपको अगर इस कांच से आजादी मिल गई तो आपकी शक्तियाँ लौट आएंगी क्या? विक्रम ने पूछा। हाँ, लौट आएंगी। वन देवी ने आशा भरी निगाहों से विक्रम को देखा। सामने विक्रम को एक भाला दिखाई दिया। वह भाला बड़ा रहस्यमय लग रहा था। उस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। हाँ, यह भाला तो बड़ा विचित्र लग रहा है।
शायद इस भाले से ही यह कांच टूटेगा, विक्रम ने मन में सोचा। विक्रम ने वो भाला उठाया और कांच पर मारा, पर कुछ नहीं हुआ। कांच पर एक खरोंच तक नहीं आई। यह तो टूट ही नहीं रहा। विक्रम सोच में पड़ गया। कहीं ना कहीं कोई रहस्य छिपा था। उस भाले में कुछ खास था और उस कांच को तोड़ने का कोई विशेष तरीका होना चाहिए। कोई फायदा नहीं। तुम लौट जाओ, नहीं तो तुम भी इस चक्र में फंस जाओगे। तुम्हारी भी याददाश्त नष्ट हो जाएगी। वन देवी ने पति पत्नी को जीवित किया और खुद वापस पत्थर में बदल गई। तभी विक्रम को कुछ याद आया। अगर आप एक क्षण के लिए और रुक जाती तो मैं आपकी समस्या अभी हल कर देता हूँ, विक्रम ने मन में सोचा। उसे उस पैटर्न की याद आई जो उसने चुड़ैल के जाने के बाद हड्डियों के रूप में देखा था। ठीक है, आज शाम को उस चुड़ैल का अंत होगा, विक्रम ने दृढ़ संकल्प लिया। शाम के वक्त वापस वही चक्र दोहराया गया। चुड़ैल ने पति पत्नी को खा लिया और हड्डियां छोड़ दी। तभी विक्रम वापस मंदिर लौटा। अरे, तुम गए नहीं? वन देवी ने हैरानी से पूछा। नहीं वन देवी, हम समस्या का हल निकाल चुके हैं। आपकी मूर्ति के नीचे जो आकृति बनी है ना, वो ठीक वैसी ही है जैसा यह चुड़ैल उन पति पत्नी की हड्डियों को छोड़कर चली जाती है, और इसी से यह कांच टूटेगा, विक्रम ने कहा। विक्रम ने हड्डियों को उठाया और कांच में फेंका। एक तेज चमक के साथ कांच टूट गया और वन देवी आजाद हो गई। उनकी शक्तियां वापस लौट आई थी और उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। तभी चुड़ैल भी लौट आई। ये तूने सही नहीं किया युवक। रुक, मैं इस वन देवी को वापस कैद करती हूँ। चुड़ैल कुछ करती उससे पहले ही वन देवी ने उस भाले से चुड़ैल पर वार किया और वह भस्म हो गई। तेरे अत्याचार का अंत हो गया, दुष्टा, वन देवी ने कहा। चुड़ैल के भस्म होते ही वहाँ वह पति पत्नी लौट आए और एक प्रकाश फैला और वह पति पत्नी बहुत सारे लोगों में बदल गए। सभी लोग आजाद हो गए थे और उनकी याददाश्त वापस आ गई थी। विक्रम वापस उस द्वीप में लौट आया जहाँ बहुत सारे लोग थे। अचानक वह जंगल एक हरे भरे राज्य में बदल गया। यह सब देखकर विक्रम के आश्चर्य की सीमा ना रही। ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे समझाएगा क्या हो रहा है? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अब एक राजा जैसा लग रहा था आगे आया। विक्रम, क्या तुम्हें पता है कि इस द्वीप का इतिहास क्या है? नहीं महाराज, विक्रम ने कहा। तो सुनो, तुम कोई मामूली मूर्तिकार नहीं बल्कि इस राज्य के राजा हो जो कि एक अमर होने वाले कड़े के साथ जन्मा था। तुम्हारे पास जो अमरत्व का कड़ा है वो इसी द्वीप की धरोहर है। तुम इस द्वीप के राजा थे। राजा, तुम्हारी रानी के पास अद्भुत जादुई शक्तियां थी। एक बार जब राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, पूरे राज्य में, तभी तुमने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर तुम्हारे द्वीप के वनदेवी, वायुदेव और जलदेव प्रकट हुए। वनदेवी ने कहा, हम तुमसे अति प्रसन्न हुए विक्रमादित्य। अपनी प्रजा से कहो वापस बीज बोए। इस बार खेती खूब अच्छी होगी। राजा ने अपनी बात जारी रखी। पर बीज बोने के बाद भी प्रजा को अब 3 महीने तक खाने का प्रबंध करना था। तब तुम्हारी रानी ने अपनी सारी जादुई शक्तियां लगाकर एक विशेष मटका बनाया जिससे कि अनंत भोजन मिलता था। लेकिन इतनी शक्ति लगाने से रानी मृत्यु के करीब पहुंच गई। तब तुमने उन्हें अपना अमरत्व का कड़ा पहना दिया। लेकिन एक राक्षस था जिसने यह सारा अकाल अपनी माया से रचा था। मटका और कड़ा चाहता था। जैसे ही तुमने अमर होने वाला कड़ा उतारा, उसने तुम्हारी हत्या कर दी और जब वो रानी से कड़ा छीनने आया तो रानी ने अपनी बची हुई जादुई शक्ति से कड़े को छिपा दिया।
इस पर क्रोधित होकर राक्षस ने आम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहा ताकि रानी उस कड़े को देने पर विवश हो जाए। पर वन देवी ने पहले ही सारी प्रजा को पेड़ों में बदल दिया। जब वह वापस महल लौटा तो उसने देखा कि जलदेव और वायुदेव ने उस मटके पर एक विशेष ढक्कन लगा दिया था जिसे खोलने वाले की मौत निश्चित थी। इस अराजकता के बीच जब मैं वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस राक्षस ने वन देवी, रानी, जल और वायुदेव को एक कभी ना पूरे होने वाले समय चक्र में कैद कर दिया। जब तक उसे अपनी चीजें ना मिले उसने उन चक्रों को पत्थर की मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। हे दुष्ट, जब तक राजा विक्रमादित्य पुनर्जन्म लेकर इस जगह ये मूर्तियां बनाकर तीनों समय चक्र से वन देवी, जलदेव, वायुदेव और साथ ही प्रजा को नहीं छुड़ा लेते तब तक तुम यहाँ इस द्वीप में एक घड़े में कैद रहोगे। महारानी ने समय चक्र में फंसने से पहले उस राक्षस को यह अभिशाप दिया और तभी वो मूर्तियां आम पत्थर बन गईं, जिसे तुमने वापस तराश कर उनके असली आकार में लाया। ओह, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और यह सारी की सारी घटनाएं घटी हैं, है ना? राजा विक्रमादित्य को अब सब कुछ समझ में आ रहा था। उसके सामने खड़े वृक्ष दरअसल उसकी प्रजा थी जो अब मुक्त हो चुकी थी। राक्षस की आत्मा शांति से यह सब सुन रही थी और आखिरकार मुक्ति को प्राप्त हुई। द्वीप के पास बस राज्य पुनः लौट आया था और देवी देवताओं ने वापस अपने अपने दायित्व संभाले। विक्रम, जो कभी एक साधारण मूर्तिकार था, अब अपने वास्तविक स्वरूप राजा विक्रमादित्य के रूप में था, जिसने अपनी प्रजा और अपने राज्य को एक शाप से मुक्त किया था। उसने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर अब एक राजा का गौरव और एक कलाकार का संतोष था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक हाइप जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि YouTube इस वीडियो को आगे और भी व्यूअर्स तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव का तेज असहनीय हो चुका था। धरती की छाती पर जैसे अंगार बिछे हों, लेकिन जंगल की शीतल छाव में प्रकृति माता ने अपनी करुणा से एक हल्की ठंडक बिखेर दी थी। पत्तों से छन छन कर आती सुनहरी किरणें धरती पर सुंदर छाया प्रकाश का खेल रच रही थी। इसी मनमोहक वातावरण में एक धूल भरी पगडंडी पार करते हुए हरिया अपनी बैलगाड़ी में सुनहरे अनाज की बोरियां लादे हुए था। उसके बैल धीमी धीमी चाल से आगे बढ़ रहे थे और उनके गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। हरिया एक सरल हृदय किसान था। उसकी भूरी आंखों में सच्चाई की चमक थी और चेहरे पर संतुष्टि के भाव। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आज उसकी फसल तैयार हुई थी। प्रत्येक दाना उसके खून पसीने से सिंचा हुआ था। तभी सामने की ओर से धूल उड़ाता हुआ मोहन आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें मित्रता के साथ साथ कुछ धूर्तता भी छुपी हुई लगती थी। अरे हरिया भाई, राम राम। राम राम। मोहन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राम राम मोहन भैया। हरिया ने बैलों को रोकते हुए उत्तर दिया। कहाँ की राह पकड़ी है इतनी तेज धूप में? मोहन की आंखों में एक चालाकी भरी चमक आई। अरे भाई, बस यूं ही घूम रहा था। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो इतना सारा अनाज लेकर? लगता है इस बार फसल अच्छी हुई है। हरिया के चेहरे पर गर्व की लाली दौड़ गई। हाँ भैया, भगवान की कृपा से इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। सोचा था कि विजयनगर चलकर बेच आऊं। सुना है वहाँ अच्छे दाम मिल रहे हैं। विजयनगर? मोहन ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा। अरे भाई, लगता है तुम्हें ताजा खबर नहीं मिली। विजयनगर तो अब पुरानी बात हो गई। हरिया ने उत्सुकता से पूछा। क्या मतलब, कोई नई बात है क्या? मोहन ने पास आकर धीमी आवाज में कहा। भाई, केशवनगर की मंडी में तो अभी होली हो रही है। अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। विजयनगर से तो 3 गुना ज्यादा दाम मिल रहे हैं। हरिया की आंखें चमक उठीं। सच कह रहे हो मोहन भैया? अरे बिल्कुल सच। देखो, तुम जहाँ खड़े हो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं।
दाहिनी ओर का रास्ता विजयनगर जाता है और बाईं ओर का केशवनगर। अगर सच में अच्छा मुनाफा चाहिए तो केशवनगर ही जाओ। व्यर्थ में विजयनगर का लंबा रास्ता क्यों नापना। हरिया के मन में लालच का बीज अंकुरित होने लगा। तुम्हारी बात सही लगती है मोहन भैया। अच्छा हुआ जो आज तुमसे भेंट हो गई, वरना कितना नुकसान हो जाता। मोहन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अरे भाई, मित्र काम ही आते हैं। चलो अब मैं अपनी राह लेता हूँ। तुम जल्दी केशवनगर पहुँचो, कहीं दाम न गिर जाएं। इतना कहकर मोहन तेजी से आगे बढ़ गया। हरिया ने अपनी बैलगाड़ी का रुख केशवनगर की ओर मोड़ दिया। दोपहर का समय ढल रहा था। सूर्य देव अपने तेज को कुछ मंद कर चुके थे। केशवनगर की मंडी में अभी भी चहल पहल थी। मजदूर अनाज की बोरियां उठा उठाकर गोदामों में पहुंचा रहे थे। व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थी। अरे जल्दी करो, ग्राहक इंतजार में हैं। हरिया ने अपनी बैलगाड़ी एक बड़े गोदाम के सामने रोकी। गोदाम का मालिक सेठ कनकमल एक मोटा ताजा आदमी था। उसकी तोंद निकली हुई थी और आंखों में धन का लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह सफेद कुर्ता धोती पहने हुए था और गले में सोने की मोटी चेन पड़ी थी। राम राम सेठ जी। हरिया ने विनम्रता से प्रणाम किया। सेठ कनकमल ने हरिया को सिर से पांव तक देखा। उसकी पारखी नजर ने तुरंत भांप लिया कि यह कोई भोला भाला किसान है जिसे आसानी से ठगा जा सकता है। राम राम भैया, सेठ ने दिखावटी प्रेम से कहा। कहाँ से आए हो और इतना सुंदर अनाज लेकर? वाह, हरिया के चेहरे पर खुशी की लाली दौड़ गई। सेठ जी, पास के गांव से आया हूँ। फसल का क्या भाव चल रहा है? सेठ कनकमल ने हरिया के अनाज को देखा और मन ही मन गिनती करने लगा। भैया, आज तो तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। इतना अच्छा अनाज बहुत दिनों बाद देखा है। दाम तो बहुत अच्छा दूंगा। हरिया की सांस तेज हो गई। कितना दोगे सेठ जी? 100 स्वर्ण मुद्राएं। पूरे 100? पूरा अनाज मेरे गोदाम में उतार दो और ले जाओ अपना मुंहमांगा दाम। हरिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। 100 स्वर्ण मुद्राएं, यह तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था। सच कह रहे हैं सेठ जी, इतने पैसे? हरिया की आवाज में अविश्वास था। बिल्कुल सच। देखो, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मेरे यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं। अब बताओ, तैयार हो या नहीं? हरिया के मन में संदेह का बादल मंडराया, लेकिन लालच का सूर्य उसे ढक देता रहा। ठीक है सेठ जी, लेकिन पहले मुद्राएं देख लूं। सेठ कनकमल हंसा। वाह भैया, बड़े सयाने हो। यह लो, देख लो अपनी मुद्राएं। उसने एक मखमली पोटली निकाली और उसमें से कुछ चमकदार सिक्के हरिया को दिखाए। सिक्के सच में सोने की तरह चमक रहे थे। हरिया ने खुशी खुशी अपना अनाज उतार दिया। मजदूरों ने कुछ ही देर में सारी बोरियां गोदाम में पहुंचा दी। यह लो भैया, तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं। सेठ ने वह पोटली हरिया को थमा दी। हरिया ने पोटली खोली। अंदर सच में सुनहरे सिक्के चमक रहे थे। धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर सिक्के हैं कि जांचने की भी जरूरत नहीं। सेठ कनकमल की आंखों में शैतानी चमकी। अरे भैया, जांच परख तो करनी ही चाहिए। व्यापार में विश्वास के साथ साथ सावधानी भी रखनी पड़ती है। नहीं नहीं सेठ जी, इनकी चमक ही सब कुछ कह रही है। माल बिल्कुल खरा है। हरिया अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर बाजार से निकला। उसके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी की मुस्कान थी। मन में विचार आ रहे थे, आज कितने दिन बाद इतने पैसे मिले हैं। घर जाकर पत्नी को कितनी खुशी होगी। चलते चलते उसकी नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। दुकान का नाम था श्री कृष्ण ज्वेलर्स। शोकेस में सुंदर सुंदर सोने के गहने सजे हुए थे। हार, कंगन, झुमके, नथनीस भी कुछ चमक रहा था। हरिया के मन में एक विचार आया, क्यों न पत्नी सुमित्रा के लिए एक सुंदर सा हार खरीद लूं। शादी के बाद से उसे कुछ दिया नहीं है। आज इतना पैसा मिला है तो यह खुशी भी मना लेते हैं। उसने बैलगाड़ी रोकी और सुनार की दुकान में प्रवेश किया। सुनार पंडित गणेश दास एक अनुभवी व्यक्ति था। 50 साल की उम्र, सफेद दाढ़ी और आंखों में ज्ञान की चमक। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई गांव का भोला भाला आदमी है। आइए भैया, राम राम।
सुनार ने स्वागत किया। राम राम पंडित जी, एक बात कहनी है, मेरी पत्नी के लिए एक अच्छा सा सुंदर हार देखना है, कुछ अच्छा वाला निकालिए। सुनार की आंखें चमकी। जी हाँ, बहुत अच्छे हार हैं। यह देखिए, कुंदन कला का यह हार बहुत सुंदर है, आपकी श्रीमती जी के गले में जरूर फबेगा। हरिया ने हार देखा, वह सच में बहुत सुंदर था। कितने का है पंडित जी? यह केवल 5 स्वर्ण मुद्राओं का है, बहुत उचित दाम है। हरिया को लगा कि यह बहुत कम दाम है। उसने खुशी खुशी अपनी पोटली से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और सुनार को दे दी। सुनार ने सिक्कों को हाथ में लिया। उसने उन्हें ध्यान से देखा, सूंघा और फिर दांत से दबाकर देखा। अचानक उसका चेहरा तमतमा गया। यह क्या है? सुनार ने गुस्से से कहा। मुझे मूर्ख समझा है क्या? हरिया चौंक गया। क्या क्या हुआ पंडित जी? यह क्या हुआ? नकली स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए हो और मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? बड़े आए ठगी करने। सुनार ने गुस्से में वे सिक्के हरिया के मुंह पर फेंक दिए। हरिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में भयभीत चमक आ गई। न नकली, यह कैसे हो सकता है पंडित जी? मुझे तो सेठ कनकमल ने दिए थे, असली बताकर। सुनार का गुस्सा कुछ कम हुआ जब उसने हरिया की भोली आंखें देखीं। सेठ कनकमल? केशवनगर मंडी वाला? अरे भाई, लगता है तुम भी उनके जाल में फंस गए हो। जाल? कैसा जाल? हरिया की आवाज कांप रही थी। सुनार ने गहरी सांस ली। भैया बैठो, तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। सुनार ने हरिया को एक कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। हरिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। भैया सुनो, केशवनगर में आजकल एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इनका धंधा है मासूम किसानों को ठगना। कैसे? हरिया ने डरते हुए पूछा। पहले ये लोग आसपास के गांवों में अपने आदमी भेजते हैं। जैसे तुमसे जो मोहन मिला था, वह फैलाता है कि केशवनगर में अनाज के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। जब किसान यहाँ आता है तो ये ऊंचे दाम देकर अनाज खरीद लेते हैं। तो फिर गलत क्या है इसमें? गलत यह है कि ये पैसे के बदले नकली स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, ऊपर से असली सोने की परत चढ़ाकर। पहली नजर में बिल्कुल असली लगती है। हरिया के माथे पर बल पड़े। लेकिन पंडित जी, अब मैं क्या करूं? मेरी पूरी फसल चली गई। सुनार ने करुणा भरी नजरों से हरिया को देखा। भैया, अच्छा हुआ कि तुम मेरी दुकान आ गए, अगर घर जाकर पता चलता तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब अभी भी कुछ किया जा सकता है, हाँ, अगर तुम हिम्मत रखो तो। लेकिन यह काम आसान नहीं है। पूरी मंडी में ये सब मिले हुए हैं। राजा विक्रम को भी इनसे मिले हुए पैसे मिलते हैं। हरिया की आंखों में गुस्सा चमका। नहीं पंडित जी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मेहनत की कमाई को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। हरिया तेजी से मंडी की ओर वापस गया। सेठ कनकमल अपने गोदाम के बाहर खड़ा था और दूसरे ग्राहकों से बात कर रहा था। सेठ जी, सेठ जी, हरिया ने जोर से आवाज लगाई। सेठ कनकमल ने हरिया को देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। अरे हरिया, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? हरिया ने नकली मुद्राएं सेठ के सामने फेंकी। यह क्या बेईमानी है? तुमने मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। आसपास खड़े व्यापारी और ग्राहक यह तमाशा देखने लगे। सेठ कनकमल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे चालबाज, मैंने तुझे बिल्कुल असली मुद्राएं दी थी, तू ही कहीं से नकली ले आया है। बेवकूफ बनाने चला आया। झूठ बोल रहे हो। मैं सीधे यहाँ से सुनार की दुकान गया था, वहीं पता चला कि ये नकली है। इस बीच मंडी के दूसरे व्यापारी भी वहाँ आ गए। सभी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। एक व्यापारी ने कहा, अरे भाई, जब सेठ जी ने तुम्हें मुद्राएं दी थी तब तुमने जांची थी कि नहीं? हाँ, सेठ कनकमल ने तुरंत समर्थन किया। यह खुद कह रहा था कि इनकी चमक ही सब कुछ बता रही है। माल एकदम टकाटक है। अब अचानक नकली कैसे हो गई? हरिया समझ गया कि यहाँ सब मिले हुए हैं। उसने दृढ़ता से कहा, मैं इस अन्याय की शिकायत महाराज विक्रम से करूँगा, देख लेना। केशवनगर का राजमहल भव्य था। सफेद संगमरमर से बना, ऊंचे मीनार और सुंदर बगीचे। राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ दरबार में बैठे थे।
राजा विक्रम एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। लंबा कद, भरा हुआ शरीर और आंखों में राजसी तेज, लेकिन उनके चेहरे पर अहंकार का भाव भी झलकता था। हरिया तेजी से दरबार में पहुंचा। दरबार में कई दरबारी बैठे थे, सभी रेशमी कपड़े पहने हुए और मुंह में पान दबाए। महाराज की जय हो, हरिया ने जोर से कहा। राजा विक्रम ने ऊपर से देखा। कौन है, क्या काम है? महाराज, मैं दूसरे राज्य से व्यापार करने आया था, लेकिन यहाँ मुझे ठगा गया है। न्याय चाहिए महाराज। राजा विक्रम सीधे बैठ गए। ठगा गया? कैसे? विस्तार से बताओ। हरिया ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे मोहन ने झूठी जानकारी दी, कैसे सेठ कनकमल ने नकली मुद्राएं दी। मंत्री जगन्नाथ ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? हरिया की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मंडी के सारे व्यापारी मिले हुए हैं, कोई मेरा साथ नहीं देगा। राजा विक्रम का चेहरा कड़ा हो गया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जब तुम्हारे पास न कोई सबूत है, न कोई गवाह, तो मैं कैसे न्याय करूं? महाराज, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। सच का प्रमाण चाहिए होता है। प्रमाण लाओ, या फिर कम से कम एक गवाह लेकर आओ, वरना यहाँ से जाओ। हरिया का दिल टूट गया। वह धीरे धीरे दरबार से बाहर निकला। उसी रात राजमहल में राजा विक्रम और रानी रुक्मणी अपने शयन कक्ष में थे। रुक्मणी एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी। उसके लंबे काले बाल और आंखों में दया का भाव था। आज दरबार में कोई खास बात हुई? रानी ने पूछा। कुछ खास नहीं, एक किसान आया था, कह रहा था कि मंडी में उसे ठगा गया है, लेकिन कोई सबूत नहीं था उसके पास। और आपने उसकी बात सुनी? अरे, बिना सबूत के कैसे सुनूं? ऐसे तो कोई भी आकर झूठी शिकायत कर देगा। रानी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजा पहले ही सो गए। आधी रात के समय राजा विक्रम की नींद खुली। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने रानी की ओर देखा और डर से चीख पड़े। रानी का शरीर तो इंसान का था, लेकिन सिर बिल्ली का हो गया था। उसकी आंखें चमक रही थी और मूंछें हिल रही थी। राजा विक्रम ने दीवार के आईने में देखा, उसका भी हाल वैसा ही था। शरीर इंसान का, लेकिन सिर भेड़िए का। यह क्या हो रहा है? राजा की आवाज कांप रही थी। तभी राजा विक्रम की आंख खुली। वह पसीने से तरबतर था। क्या हुआ? रानी जाग गई थी। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। एक बहुत डरावना सपना देखा। हम दोनों आधे इंसान और आधे जानवर बन गए थे। रानी चिंतित हो गई। यह कैसा अजीब सपना है? कहीं यह कोई संकेत तो नहीं? अगली सुबह राजदरबार में राजा विक्रम बहुत परेशान दिख रहे थे। राजकुमार आदित्य और मंत्री जगन्नाथ उनके पास बैठे थे। राजकुमार आदित्य एक आदर्श युवा था, 25 साल का, सुंदर, बुद्धिमान और दयालु। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। पिताजी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है? राजा ने अपना स्वप्न बताया। मंत्री जगन्नाथ, जो एक वृद्ध और अनुभवी था, ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं लगता। इसमें कोई संकेत छुपा है। कैसा संकेत? आदित्य ने पूछा। यह तो कोई सिद्ध महात्मा ही बता सकते हैं। तभी एक दासी भागती हुई आई। उसका चेहरा डर से सफेद था। महाराज, महाराज, महारानी का चेहरा। क्या हुआ रुक्मणी को? राजा तुरंत खड़े हो गए। महाराज, उनका चेहरा बिल्ली जैसा हो गया है। राजा विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका स्वप्न सच हो रहा था। इसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, पूरे नगर में अफरा तफरी मची है। लोग अजीब अजीब बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। किसी का चेहरा हिरन जैसा हो गया है, किसी का सांप जैसा। सैनिक यह कहते कहते बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा, आदित्य और मंत्री तुरंत रानी के कक्ष में गए। वहाँ रानी रुक्मणी बैठी थी, लेकिन उनका चेहरा सच में बिल्ली जैसा हो गया था। माताजी, आदित्य चीख पड़ा। अचानक चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैली और राजा विक्रम का चेहरा भी भेड़िए जैसा हो गया। आदित्य तुरंत महल से बाहर निकला। उसे याद आया कि जंगल में एक महात्मा रहते हैं, जो सभी समस्याओं का समाधान जानते हैं।
वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला। जंगल में घुसते ही एक अलग संसार दिखाई दिया। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चहकते पक्षी और हर ओर शांति का वातावरण। गहरे जंगल में एक छोटी सी कुटिया के बाहर महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। प्रणाम महात्मा जी। आदित्य ने हाथ जोड़े। महात्मा ने आंखें खोली। आने में देर कर दी राजकुमार, अगर पहले आते तो यह सब न होता। आदित्य चौंक गया। आप कैसे जानते हैं और किस बात की देर हुई? मैं सब जानता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे राज्य की प्रजा दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारियों के साथ कैसा व्यवहार करती है? मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो केवल अमीरों के महलों में जाते हो, कभी गरीब किसानों की झोपड़ी में कदम रखा है? आदित्य शर्मिंदा हो गया। तुम्हारे राज्य में मानवता मर चुकी है। लोग केवल धन के पीछे भाग रहे हैं। गरीबों को ठगा जा रहा है, इसीलिए यह श्राप पड़ा है। श्राप? कैसा श्राप? महात्मा ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। सुनो राजकुमार, यह कहानी है तुम्हारे पूर्वज राजा भैरव सिंह की। वर्षों पहले उन्होंने एक सुंदर कन्या चंद्रलेखा से प्रेम किया था। आदित्य ने ध्यान से सुना। चंद्रलेखा एक श्रापित नगरी की राजकुमारी थी। वह नगरी अब घने जंगल में छुपी हुई है। राजा भैरव ने उससे विवाह किया, लेकिन जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने चंद्रलेखा को त्यागने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उस नगरी के लोग व्यापारियों को ठगते थे। राजा भैरव के पिता को यह बात स्वीकार नहीं थी कि उनके घर की बहू उस नगरी से हो। महात्मा का चेहरा दुखी हो गया। राजा भैरव ने सत्ता को प्रेम से ऊपर रखा। उन्होंने चंद्रलेखा को त्याग दिया। वह रोती बिलखती अपनी नगरी लौटी, लेकिन वहाँ भी उसे सहारा नहीं मिला। फिर क्या हुआ? दुख के सागर में डूबकर चंद्रलेखा ने प्राण त्याग दिए, लेकिन मरने से पहले उसने दोनों नगरियों को श्राप दिया। आदित्य की सांस रुकने लगी। उसने कहा था, जब केशवनगर में मानवता मर जाएगी, लोग लालच में अंधे हो जाएंगे, तब यह श्राप जागेगा। राजा और प्रजा दोनों आधे मानव और आधे पशु बन जाएंगे। तो इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? आदित्य ने डरते हुए पूछा। महात्मा ने आंखें बंद कर लीं। एक ही उपाय है, तुम्हें उस श्रापित नगरी में जाना होगा। कहाँ है वह नगरी? घने जंगल में काले पानी के तालाब के पार। लेकिन सावधान, तुम्हें वह तालाब बिना नाव के पार करना होगा। आदित्य का कलेजा जोर से धड़कने लगा। तालाब पार करने के बाद एक श्रापित नगरी दिखेगी। वहाँ के लोग भी आधे मानव और आधे पशु हैं। तुम्हें उनका विश्वास जीतना होगा। कैसे? यह तुम्हें खुद करना होगा। अगर तुम उनका दिल जीत सको तो दोनों नगरियों का श्राप टूट जाएगा। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं जाऊंगा, मैं अपने राज्य को बचाऊंगा। आदित्य ने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराई में प्रवेश किया। रात का समय था। चांद की मंद रोशनी में जंगल और भी डरावना लग रहा था। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थी। कहीं उल्लू की आवाज, कहीं भेड़ियों का रोना। वातावरण रहस्यमय और भयानक था। कई घंटों की कड़ी यात्रा के बाद आदित्य जंगल के बीच एक विशाल तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी काला था और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। यह जरूर वही तालाब है, आदित्य ने सोचा, लेकिन इसे कैसे पार करूं? पास में कोई नाव नहीं थी, उसे तैरकर ही जाना था। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और पानी में उतर गया। पानी ठंडा और चिपचिपा था। हर गज की दूरी पार करना मुश्किल हो रहा था। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरे माता पिता का जीवन दांव पर है। बड़ी मुश्किल से वह तालाब पार कर गया। किनारे पर पहुंचते ही उसकी सांस तेज चलने लगी। सामने दूर तक फैली एक उजाड़ नगरी दिखाई दी। नगर के चारों ओर धुआं था और वातावरण बहुत डरावना था। यही है वह श्रापित नगरी, आदित्य बुदबुदाया। थकावट और भूख से उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब आदित्य की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। उसके चारों ओर कुछ आकृतियां खड़ी थी। जब उसकी नजर उन पर पड़ी तो वह डर गया।
वे सभी आधे मानव और आधे जानवर थे। किसी का सिर हिरन का था, किसी का भेड़िया का, किसी का सांप का। यह बाहरी आदमी यहाँ कैसे आया? एक व्यक्ति ने कहा, जिसका सिर बिल्ली का था, जरूर कोई जासूस है। दूसरे ने कहा, लेकिन यह तो भूखा और कमजोर लग रहा है। एक स्त्री ने दया से कहा, इंसानों पर दया करना व्यर्थ है, वे केवल धोखा देना जानते हैं। पहले वाले ने कहा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। सभी हंसने लगे। हमारी मदद? तुम इंसान होकर हमारी मदद करोगे? हाँ, मैं आपको इस श्राप से मुक्त कराना चाहता हूँ। पहले अपना नाम बताओ। एक बुजुर्ग ने कहा, मैं राजकुमार आदित्य हूँ, केशवनगर से आया हूँ। जैसे ही केशवनगर का नाम सुना, सभी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। केशवनगर, वही केशवनगर जिसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ है। आदित्य को एक स्त्री ने चुपचाप बताया कि उसे राजा से मिलना होगा। वह उसे एक पुराने महल में ले गई। महल के अंदर अंधेरा था। तख्त पर एक व्यक्ति बैठा था जिसका सिर शेर का था। तुम पूरे मानव हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने पूछा। मैं आपको श्राप से मुक्त कराने आया हूँ। आदित्य ने कहा, केशवनगर से आए हो? राजा का स्वर कड़ा था। जी हाँ, आदित्य ने घबराते हुए कहा। राजा का चेहरा क्रोध से भर गया। केशवनगर, उसी की वजह से हमारा यह हाल है। फिर राजा ने चंद्रलेखा की पूरी कहानी बताई, कैसे राजा भैरव ने उसे त्यागा था, कैसे वह दुख में मर गई थी। उसने मरने से पहले श्राप दिया था कि जब केशवनगर में मानवता मर जाएगी तब यह श्राप जागेगा। आदित्य को सब कुछ समझ आ गया। तो इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसने पूछा। राजा ने गहरी सांस ली। केवल एक उपाय है, तुम्हें हमारी किसी कन्या से विवाह करना होगा, लेकिन याद रखना वह आधी मानव और आधी पशु होगी। अगर तुम उसे सच्चे प्रेम से स्वीकार कर सको तो श्राप टूट जाएगा। आदित्य ने बिना हिचके कहा, मैं तैयार हूँ। राजा ने एक कन्या को बुलाया। उसका शरीर मानव का था लेकिन चेहरा हिरनी का। वह बहुत सुंदर और कोमल दिख रही थी। विवाह की रस्में पूरी हुईं। आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम चाहे जैसी भी हो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनाता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। जैसे ही आदित्य ने ये शब्द कहे, अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। रंग बिरंगी किरणें हर तरफ चमकने लगी। श्रापित नगरी के सभी लोग अपने सामान्य रूप में लौट आए। राजा भी एक सुंदर व्यक्ति बन गया। आदित्य की पत्नी एक अत्यंत सुंदर युवती में बदल गई। तुम्हारे सच्चे प्रेम ने श्राप को तोड़ दिया, राजा ने खुशी से कहा। आदित्य अपनी पत्नी के साथ केशवनगर लौटा। जैसे ही वे महल में पहुँचे, उन्होंने देखा कि राजा विक्रम और रानी रुक्मणी भी सामान्य हो गए थे। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग अपने सामान्य रूप में लौट आए थे। राजा विक्रम ने अपने बेटे को गले लगाया। आदित्य, तुमने हमारी जान बचाई है। आदित्य ने कहा, पिताजी, यह श्राप हमारी गलतियों का परिणाम था, अब हमें सुधरना होगा। राजा विक्रम ने तुरंत आदेश दिया कि मंडी के सभी बेईमान व्यापारियों को सजा दी जाए। हरिया को बुलवाया गया और उसे उसकी फसल का पूरा उचित दाम दिया गया। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। महाराज, न्याय मिल गया। उस दिन के बाद केशवनगर में बड़े बदलाव हुए। राजा विक्रम ने प्रण लिया कि वे हमेशा गरीबों और किसानों का साथ देंगे। मंडी में ईमानदार व्यापारी लगाए गए। सेठ कनकमल और उसके साथियों को राज्य से निकाल दिया गया। आदित्य और उसकी पत्नी का भव्य स्वागत हुआ। रानी रुक्मणी ने अपनी बहू को सीने से लगाया। बेटी, तुमने हमारे घर में सुख और समृद्धि लाई है, रानी ने कहा। श्रापित नगरी भी फिर से बसने लगी। वहाँ के लोग केशवनगर आकर ईमानदारी का व्यापार करने लगे। हरिया अपने गांव लौट गया। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुना है आपने राजा से न्याय दिलवाया, सुमित्रा ने कहा। हाँ, लेकिन यह सब राजकुमार आदित्य की वजह से हुआ। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें न्याय दिलाया। वर्षों बाद केशवनगर एक आदर्श राज्य बन गया। वहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, न्याय सबको मिलता था। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें यह सबक मिला है कि राजा की पहली जिम्मेदारी प्रजा की भलाई है।
चाहे वह अमीर हो या गरीब। राजा विक्रम ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो बेटे, हमारी गलती थी कि हमने अमीरों की बात सुनी और गरीबों की अनदेखी की। हरिया भी समय समय पर राजमहल आता रहता, उसका परिवार खुशहाल था। वह अब केशव नगर में ही रहने लगा था और ईमानदारी से खेती करता था। एक दिन आदित्य ने हरिया से कहा, हरिया भाई, आपकी हिम्मत ने ही इस बदलाव की शुरुआत की थी। हरिया ने हाथ जोड़े, राजकुमार जी, मैंने तो केवल अपने हक की मांग की थी, बाकी सब आपका कमाल है। सच्चाई यह थी कि एक सामान्य किसान की हिम्मत और एक राजकुमार के त्याग ने मिलकर पूरे राज्य को बदल दिया था। महात्मा जी अपनी कुटिया में मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि न्याय की जीत हुई है और सच्चाई की विजय हुई है। केशव नगर में अब हमेशा के लिए शांति और समृद्धि का राज था। लोग कहते थे, जहाँ सच्चाई है वहाँ भगवान का वास है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं हों। अगर व्यक्ति धैर्य और हिम्मत से काम ले तो अंत में सत्य की ही विजय होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।